दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख से जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ वो भारतीय संविधान से संबंधित है। इससे पूर्व हमने भारतीय संविधान से संबंधित 3 श्रृंखलाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। वो 3 की 3 वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने ना देखी हो तो उससे पहले देख लीजिएगा। आज की जो करते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इससे बहुत ढेर सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। हमें पहले समझना होगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं होती क्या हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात कहूँ आपसे, जो भारत का जो संविधान है वह अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। बहुत ही खूबसूरत यह संविधान की विशेषता है जो विश्व के अन्य संविधानों से इसे अलग पहचान दिलाता है और अलग ही इसका एक स्थान अपने आप में रखता है। यदि हम कहें भारतीय संविधान की यदि बात करें, भारत का जो संविधान लिखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब बात करें इसकी विशेषताएं की, इसकी जो प्रमुख विशेषताओं की, हम तो ये जो वन लाइनर जो क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख से पुट अप करूँगा, ये तो करूँगा ही, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी, एक तरफ ये लिखित और विस्तृत संविधान के तौर पर हमारे सम्मुख से है, जो इसकी खूबसूरती का वर्णन करती है। यदि हम बात करें दोस्तों, जो भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, या कहें इसको लिखित संविधान के तौर पे भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण किया गया है वो बखूबी तरीके से संजोया गया है इसको। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो जो भारतीय संविधान है वो अमेरिका के जो संविधान है उसके समतुल्य इसको माना जाता है। और इसकी जो मूल संविधान की जो प्रस्तावना है, इससे पूरा जो हमने प्रस्तावना पढ़ा, इसकी जो प्रस्तावना है एक, उसमें 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियों में इसको विभाजित किया गया है। यदि हम वर्तमान दृष्टिकोण में देखें तो इसकी प्रस्तावना में जो इसकी प्रस्तावना है, इसमें 465 अनुच्छेद हैं। जो इससे पूर्व जो अनुच्छेदों की संख्या यदि हम बात करें 395 ही थी इसकी, और इसके 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग, और इससे पूर्व जो 22 भागों की यदि हमने बात करी थी, जो संख्यात्मक रूप से अगर हम बात करें तो वो 22 ही हैं। ठीक है, अगर हम विस्तार पूर्वक यदि हम संविधान को पढ़ें, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे नोट करते जाइएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें। ठीक है दोस्तों, जो इससे पूर्व मैंने जो आपसे बात की कि प्रस्तावना में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, जो 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में इसको विभाजित किया गया था और 8 अनुसूचियाँ इसके अंतर्गत समावेशित थी। अब वर्तमान में हमने देखा इसमें जो 465 अनुच्छेद जो थे, अगर हम संख्यात्मक तौर से देखें तो 395 ही अनुच्छेद इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, अब वर्तमान में 465 हो गए हैं और जो संख्या थी इसको जो भागों में विभाजित किया गया, 22 भागों में इसे विभाजित किया गया। वर्तमान में यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 25 भाग हमें देखने को प्राप्त होते हैं और 12 अनुसूचियाँ इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, और यह हम बात करें विश्व में किसी भी देश में इतना विस्तृत संविधान, किसी भी संपूर्ण राष्ट्र की यदि हम बात करें, संपूर्ण संसार में देखें तो भारत जैसा संविधान किसी अन्य राष्ट्र के पास नहीं है, जो इतना बखूबी तरीके से इसे संवारा गया हो, लिखा गया हो। जो इसके पृष्ठभूमियों को जो तैयार किया गया है वो बखूबी तरीके से लिखा गया है, जो हस्त निर्मित ये संविधान है। ठीक है, अब भारतीय संविधान की जटिलता के कारण, ठीक है, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। देखिए हमारे संविधान को किस प्रकार से संजोया हुआ है, जो भारतीय संविधान की जटिलता के कारण, जो इसकी जटिलताएं हैं, तो कुछ लोग तो इसको क्या कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसको बखूबी तरीके से इसे वर्णित किया गया है। और जो संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, तो भारतीय संविधान क्या है, एक
उत्कृष्ट इसका प्रावधान है और इसका एक प्रस्तावना भी रही है, जिसमें जनता की भावनाएं इसके जुड़ी हुई हैं, आशंकाएं जुड़ी हुई हैं, और इसमें जो मुख्य रूप से जो इसकी आकांक्षाएं जो इसमें समावेशित होती हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान निर्माताओं ने विचार विमर्श किया और ये जाना कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये इसकी आत्मा है, या कहें इसकी एक कुंजी है। जिस प्रकार से वायु हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से संविधान के लिए संविधान की प्रस्तावना बहुत अहम भूमिका, इसके पृष्ठभूमियों को तैयार करती हुई अहम भूमिका निभाती है। तो प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। ठीक है, जब कोई ताला निर्मित होता है, ताले को लॉक करने के लिए एक चाबी बनाई जाती है, उसे खोलने और उसे बंद करने के लिए, उसी प्रकार संविधान की जो आत्मा है वो इसकी कुंजी है। ठीक है, अब संविधान की जो प्रस्तावना की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर भारतीय संविधान की जो विशेषताओं की जो हमें छटा देखने को मिलती है, उसके अंदर जो संविधान की जो संप्रभुता संपन्न राज्य की हम जब कल्पना करते हैं, तो संप्रभुता राज्य उस राज्य को कहते हैं जो अपनी आंतरिक तथा विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। अब जब राज्य की सार्वभौमता की हम बात करें, तो राज्य का डिसीजन ये लेता है कि वो आंतरिक और बाह्य चीज़ों में अपना हस्तक्षेप कर सकता है, ये उन चीज़ों को खुद ही हैंडल करता है, और बाह्य नियंत्रण से यदि हम कहें यह सर्व तौर पे मुक्त रहता है, और इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। और ये यदि हम बात करें, ये भारत का संपूर्ण जो पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र है, ये उसकी देन है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फैक्टों की, जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके सम्मुख, जो पहला प्रश्न मैं आपके सम्मुख से पुटअप करने जा रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये भारत का, हमारा भारत देश है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वव्यापी है, और ऐसा संविधान किसी अन्य देश के पास नहीं है। यदि हम बात करें ये जो संविधान किसके समतुल्य स्टैंड करता है, तो ये अमेरिका के संविधान के सम्मुख से इसको तोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संविधान में भारत को माना गया है। देखिए, भारतीय संविधान में जब भारत को किस रूप में देखा गया है, इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखा गया है। ठीक है, जब हमारे जो भारत की यदि हम बात करें, तो इसमें जो 28 राज्य हैं, तो इसकी जो बखूबीता या कहें इसकी जो छटा है, इसको देखते ही बनती है। और ये संविधान में ऐसी चीज़ें प्रावधान ऐसे रखे गए हैं जो भारत के संविधान में भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में उभर के सम्मुख से रखता है, एक इसकी पहचान दिलाता है राज्यों के संघ के तौर पे। ठीक है, प्रतिनिधित्व के तौर पे भी इसे अब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में क्या है, ऐसी चीज़ें क्या वर्णित है। इसमें अस्त कठोर और लचीलापन इसमें दर्शाया गया है। ये ठोस भी है, ये लचीला भी है। ठीक है, ये बखूबी तरीके से इसमें वर्णित है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है, ये भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। अब प्रश्न किस प्रकार से एग्जामिनर इसको आपके सम्मुख से पुटअप करता है, ये देखने वाली बात होती है। देखिए, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क ख ग, ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? जो भारतीय जो संविधान के अंतर्गत जो 4 वर्गों में जो इसको विभाजित किया गया था, इसको कब समाप्त किया गया? जैसे कि इसके अंतर्गत क ख ग घ, इसको दोस्तों 1956 में इसे पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया, जो प्रवर्ग के अंतर्गत जो रखे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख से इस प्रकार है, भारतीय संविधान के संबंध में कहा जाता है। अब भारतीय संविधान के संबंधों में क्या कहा जाता है? इससे पूर्व मैंने आपको बताया जाता है कि भारतीय संविधान को जटिलता के कारण कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके नाम से भी ये जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। तो आप
सीधे लिख दिया गया भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको प्रश्नों की तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट करता हूँ। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, देखिए लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य की यदि हम बात करें, जो लोकतंत्रात्मक है, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी भी कहते हैं, शब्द का अर्थ है, जो शब्द का अर्थ होता है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मूलक या बात करें प्रजातंत्र की स्थापना की गई, या भारत में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई, या बात कहें भारत का जो शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होकर क्या होता है, संचालित होता है। अब हमारी जो संविधान की जो विशेषता है, जिसको अलग बनाता है, देखिए जब भारत में शासन व्यवस्था की यदि बात करते हैं तो वो जनता के हाथ में शासन व्यवस्था निर्मित होती है। जनता द्वारा जो जनता जनार्दन होती है वो निश्चित करती है कि किसके हाथों में सत्ता सौंपनी है, किसको सत्ता में आसीन करना है। ये इसकी विरलता है, ठीक है, ये इसकी इच्छा अनुसार होती है। ठीक है, अब बात करें यदि हम गणराज्य के बारे में बात करें थोड़ा सा संविधान की, तो ये जो रिपब्लिक है इससे हम ये आशा लगाते हैं कि जैसे राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार क्या होता है, छोटे मोटे पदों पर उसमें आसीन किया जाता है, और पदों का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। सभी वर्ग के सामान्य लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं, और एक साथ ही जो भारतीय गणतंत्र की यदि हम बात करें, गणराज्य की यदि बात करें, जो इसका अध्यक्ष होता है, संपूर्ण गणराज्य का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे राष्ट्रपति होता है, जिसे निर्वाचित रूप से यदि हम कहें भारत का प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति को जाना जाता है। और जो इसका निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो भारत का जो निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो अध्यक्ष बनेगा, वो किसकी तरह होगा, जो ब्रिटेन में जो प्रथा चली हुई आई है उसके वंशागत जो ब्रिटेन में होता है कि भैया इसका बेटा होगा तो उसका ही बेटा अगली बार वो बनेगा, सत्ता उसके हाथ में जाएगी, ऐसा ना करते हुए, जो ब्रिटेन की सत्ता की अनुरूप ना करते हुए, इसको क्या हुआ है, सत्ता जनता के हाथ में इसे सुपुर्द कर दिया गया है, जिसमें एक ही व्यक्ति का एक शासन ना हो, एक रूपता, इसमें एक छत्र राज किसी व्यक्ति का ना हो। इस प्रकार की विविधताओं से भिन्न ये संविधान को निर्मित किया गया है। ठीक है, आप बात करें इसी के अंतर्गत हमें ये देखने को भी प्राप्त होगा कि भैया मूल अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं संविधान के जो आधारभूत ढांचे की यदि हम बात करें, सुरक्षित करने का जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में दिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का जो सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिया गया। ये केशव नंद जो भारती थे उनके मामले में 1973 में ये प्रावधान लाया गया था। ठीक है, अब यदि हम बात करें संविधान की प्रमुख चीज़ों की, तो इस प्रकार से इसे वर्णित किया गया है। संविधान की प्रमुख या स्पर्श दिखाई देने वाली लक्षण संविधान की वो विशेषताएं होती हैं जो संविधान के अंतर्गत जो हमें जो चीज़ें दिखाई देते हैं, जैसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी रूप में वो हमें देखने को प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी अन्य संविधान से उसको क्या करता है, भिन्नता प्रकट करता है। और उल्लेखनीय है कि प्रमुख लक्षण का अर्थ है आधारिक लक्षण नहीं होता है। ठीक है, कभी भी देख लीजिएगा, आधारिक लक्षण संविधान के वे उपसंघ होते हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जिन्हें नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब जिन पर प्रहार नहीं किया जा सकता, देखिए किस प्रकार से इसे बखूबी तरीके से निर्मित किया गया है। और आधारिक लक्षणों का क्या होता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है इस संविधान के अंतर्गत। और जो संविधान के जो सिद्धांत की यदि बात करें, जो केशवानंद भारती ने जो प्रतिपादित किया गया था, इसका अनुसरण करने के पश्चात अनेक मामलों में क्या करें, इसका चर्चाएं होने लगी और इसकी रूपरेखा तैयार हुई। अब भारतीय संविधान की यदि हम रूपरेखा की बात करें, जो लिखित अंग विशाल है अपने आप में,
ठीक है। अब भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य रखा गया। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि अधिकांश बातें इसमें लिखित हैं जो ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित है। देखिए जिस प्रकार से ये लिखित संविधान है, हम ब्रिटेन के संविधान की बात करेंगे, इजराइल का जो संविधान है वो अलिखित है, ठीक है। भारतीय संविधान एक सिद्धांत, एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है और विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान के रूप में भी ये जाना जाता है। अब देखिए ये वैज्ञानिक रूप का भी आधारशिला रखती है इसके अंतर्गत जो, ठीक है, और ये विश्व का अपने आप में बखूबी बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, व्यापक है, जिसमें विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, वंशागत चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं रखी गई हैं। इसको तोल मोल के और सही तरीके से सुसज्जित किया गया। यदि हम संविधान की जो संविधान में कुछ चीज़ें जो मूल संविधान में जो चीज़ें वर्णित हैं उसके बारे में बात करते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया 395 अनुच्छेद हैं वर्ष 2000 तक 13 तक के लिए, ठीक है। 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। देखिए अब अनुसूचियों की यदि हमने बात करी, देखिए वो यदि हम वर्तमान समय की यदि बात करें तो 465 अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत 444 हैं अनुच्छेद, इसमें इसे संशोधन कर लीजिएगा। ये जो अनुच्छेद हैं 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ इसके अंतर्गत समावेशित हैं, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं बात करूं संविधान की, तो इसकी जो प्रकृति है, जो भारतीय संविधान की जो मूल है, उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, लोकतांत्रिक देखते हैं, स्वतंत्रता देखते हैं, समानता देखते हैं, संप्रभुत्वता देखते हैं, समाजवादी देखते हैं, पंथ निरपेक्ष इत्यादि इसके चीज़ देखते हैं। और जो इसके ऊपर एक जो शब्द आया था जिसमें ये लिखा गया था कि ये ठोस एवं लचीला संविधान है, ये क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जो भारतीय संविधान एक क्या है, ठोस संविधान भी है, लचीला है, ये दोनों प्रकार का संविधान से सुसज्जित है। क्योंकि इसे ठोस इसलिए कहा जाता है, इसके जो प्रावधान इसके अंतर्गत जो वर्णित हैं, जो रखे गए हैं, वो संशोधन करना अत्यंत उसके अंतर्गत कठिन हो जाता है, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यह कह सकते हैं। और इसकी एक विशेष प्रतिक्रिया है जो इसका अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश जो प्रावधान हैं उनको संसद द्वारा क्या होता है, साधारण बहुमत के रूप में जब अविश्वास प्रस्ताव होता है या किसी बिल को पारित करता है, जब उसमें क्या होता है, बहुमत जो प्राप्त हो जाता है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और संविधान की यही बात इसे लचीलापन इसको बनाती है। यदि हम अपने संविधान की यदि बात करें तो इसमें कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके परिणाम कुछ ऐसे निकल के सम्मुख से आए हैं जो तात्विक रूप से या दृष्टिकोणिक रूप से यदि देखें तो संविधान की पुनर्रचना हो गई थी इसके अंतर्गत, ठीक है। इसकी जो विशेष संविधान की जो उल्लेखनीय बातों की यदि हम बात करें, इसमें 7वां, 42वां, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुए थे, ये अंतिम दो संशोधनों के क्रम में इसको संशोधित किया गया था, जो भाग 9 और भाग 9 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिला पंचायत और नगर पालिका से इसको संबंधित रखा गया। इस प्रकार से एक तीसरे स्तर का, देखिए एक तीसरे स्तर का क्या होता है, शासन के बारे में उपलब्ध जानकारियाँ हमें प्रदान हुई जो किसी अन्य संविधान के अंतर्गत इसे सुशोभित नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए संविधान की क्या खूबी है, इसमें क्या चीज़ों का वर्णित किया गया है, इसमें थोड़ा सा आप मेरे साथ इसे नोट बनाइए, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। देखिए हमारी जो भारतीय संविधान है, एकल नागरिकता, देखिए संसदात्मक जो संविधान का में जो साधारणतः हम बात करें दोहरी नागरिकता, जिसमें एक और क्या होता है, संघ होता है, दूसरी ओर राज्य की नागरिकता की बात करें होती हैं। जैसे अमेरिका के अंतर्गत हम देखते हैं संविधान में वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। और यदि हम भारत में बात करें तो भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान की गई है इसके अंतर्गत, ठीक है। और भारत का यदि हम भारत की बात करें तो भारत का प्रत्येक नागरिक क्या होता है, केवल एक भारतीय नागरिक होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ना कि वो किसी प्रांत का होता है, ना किसी राज्य का होता है, ना वो किसी रियासत का होता है। जिसमें वह रहता है वो
का भी नहीं होता, वो सिर्फ एक भारतीय नागरिक के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके सम्मुख मैं रखूँगा वो है आपका भारतीय संविधान के विदेशी तत्व क्या होते हैं, इस पे थोड़ा गौर करते हैं। जो भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा तथ्य कहाँ से लिया गया है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमने ली गई हैं, वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत हमने इस चीज़ों को क्या करा, अपने संविधान में विदेशी स्रोतों को जोड़ा। अब कभी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि भैया जो भारत का जो 1935 का जो भारत संशोधन अधिनियम क्या है। अब इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, भारत का जो अधिनियम था जिसमें भारत को पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में एक मील का पत्थर ये साबित हुआ। और यदि हम बात करें, एक लंबा और विस्तारित दस्तावेज रखा गया था है, जिसमें क्या था 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ उसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। और यदि हम बात करें जो भारत का जो शासन अधिनियम 1935 की यदि हम बात करें, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी, प्रांतों का द्वैत शासन की समाप्ति को लेकर था, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ था, और जो सांप्रदायिक जनप्रतिनिधित्व का विस्तार करना था, लोक सेवा आयोग का स्थापना करनी थी, और संघीय न्यायपालिका का प्रावधान भी इसी के अंतर्गत रखा गया था। और इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज़्यादा तथ्यात्मक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक की भी स्थापना थी, इंग्लैंड में भारत की जो परिस्थिति को समाप्त करना था, और जो 11 राज्यों में से 6 में दुशासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये चीज़ें इसकी अंतर्गत रखी गई थी। इसलिए ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 1935 के भारत शासन अधिनियम था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भारतीय संविधान में जो वर्णित है 1935 अधिनियम के अंतर्गत, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया था कि अनेक बैंकों वाला ये इंजन रहित क्या थी, गाड़ी थी, जिसमें जिन्ना ने क्या किया था, इसे पूर्णतः खड़ा और मूल रूप से इसे बुरा कहा गया था। देखिए, जिन्ना ऐसा था, जिन्ना ने इस चीज़ का गलत तरीके से इसे यूज किया, उसको अच्छी तरह से ख़त्म कर दिया। अब इसे कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो 1935 भारत के जो शासन अधिनियम था उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो उसमें कुल 11 सदस्य थे। ठीक है, अब उन सदस्यों का संबंध किस चीज़ से था, इससे थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो मोतीलाल नेहरू थे, इसके अंतर्गत वो अध्यक्ष बनाए गए थे, कांग्रेस से संबंधित थे, कांग्रेस दल से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस वो कांग्रेस से थे, और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव के रूप में कांग्रेस से थे। सर सैयद अली की यदि हम बात करें तो वो मुस्लिम लीग के थे। शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग के थे। SM अरोड़ा जो थे वो हिंदू सभा के थे। SR जयकर हिंदू सभा के थे। GR प्रधान वो हरिजन से बिलोंग करते थे, और सरदार मंगल सिंह वो सिख थे। तेज बहादुर वो उदारवादी से थे। MN जोशी जो थे वो श्रमिक से थे। ये चीज़ें इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इन सभी का महत्वपूर्ण क्या था, इसमें रोल था। यदि हम बात करें इसमें जो साम्यवादी प्रतिनिधित्व का जो विस्तार की यदि हम बात करें, भारतीय संविधान की जो विशेष जो 1935 के अधिनियम की यदि हम बात करें इसकी खूबी की, तो इसमें दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की इसके अंतर्गत क्या गई थी, व्यवस्था की गई थी। ये इसलिए बखूब संविधान है जिसमें सभी दलों को समान रूप से क्या दिया गया था, मौका दिया गया। अब इसके अंदर हम बात करते हैं नीति निर्देश तत्वों की जो प्रेरणा कहाँ से ली गई थी। ये आयरलैंड से नीति निर्देश तत्वों की जो प्रेरणा ली गई थी। ठीक है, अब मूल कर्तव्यों का जो विचार किस देश से लिया गया, वो रूस से लिया गया था। ठीक है, अब मूल अधिकार का जो विचार था वो जो लिया गया था वो अमेरिका से। आज जो हम मूल अधिकारों की यदि हम बात करते हैं, वो जो देन है वो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अब न्याय पुनर्विलोकन की जो हम बात कर रहे हैं तो वो आपके अमेरिका से लिया गया। कानून के समान संरक्षण वो भी हमने अमेरिका से लिया। अब
संसदीय शासन प्रणाली वो हमने ब्रिटेन से लिया, मगर ब्रिटेन से हमने जो लिया उसमें वंशागत रूप से उसमें हमने नहीं लिया, उसमें हमने जनता को उसमें शासन व्यवस्था की डोर उसके हाथ में रखी। और यदि हम बात करें आपातकालीन जो शक्तियाँ जो ली हमने वो जर्मनी से ली, ठीक है। अब संघवाद कनाडा से लिया। अब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन मंडल की यदि हम बात करें निर्वाचन, ये आयरलैंड से इसको हमने लिया कि भैया राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस तहत होगा। वो हमने जब संपूर्ण संविधानों को सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन किया बाबा साहब ने, तो उन्होंने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत आयरलैंड एक महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत ये यहाँ से ये संविधान में इसको जोड़ा जा सकता है। और केंद्र यदि हम बात करें केंद्र राज्य का संबंध का जो प्रावधान लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संघ और राज्य शक्ति विभाजन कनाडा से लिया गया। और संविधान की जो प्रस्तावना में जो समानता और भाईचारे का जो आदर्श की जो भावना उत्पन्न करती है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पंचवर्षीय योजना ये रूस से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अब एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। अब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थान संबंधित कार्यपालिका और अधिकारों जर्मनी के संविधान से लिया गया था, ठीक है। जो हम मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें, जो स्थगन की यदि बात करें, तो वो हमारे जो लिया गया था वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। अब राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन जो शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से जो लिया गया था उसके अंतर्गत हमने 3 चीज़ें उस महत्वपूर्ण तरीके से उसमें लिए, 352 और 356 और 360, जिसमें उसकी आपातकालीन शक्तियाँ ये चीज़ें लगाई जा सकती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन इत्यादि जो आपातकालीन इमरजेंसी जो चीज़ें हैं ये हमने जो लिया थे जर्मनी से, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की जो प्रतिक्रिया है, जो ये हम समय समय पर जिस प्रकार से संविधान में जो संशोधन करते हुए आ रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है। उस पर एक सरसरी निकाल डाल लेते हैं। यदि हम संविधान में एकात्म लक्षण की बात करें, ठीक है, उससे पूर्व कुछ चीज़ें मैं आपके सम्मुख से रखना चाहूँगा, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा अपने शब्दों में कहा गया है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के ये शब्द हैं। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसमें क्रियान्वयन करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा हो जाता है। हमने बखूबी तरीके से संविधान की कल्पना करी, परिकल्पना को साकार रूप दिया और उसको सुसज्जित करके अच्छा बनाया, उसमें सभी को मद्देनजर रखते हुए उस संविधान का वर्णन किया, उसको सुसज्जित करके बनाया। मगर जब सत्ता का क्रियान्वयन किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे दल के पास हो जाए जो बुरा है, तो हमारा वो जो संविधान बखूबी तरीके से जो तैयार किया गया था वो भी हमें बुरा लगता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में जो एकात्म लक्षण की यदि हम बात करें तो शक्तियों का जो बंटवारा के बारे में बात करें तो केंद्र के पक्ष में रहेगा, और जो राज्यों की जो सीमा का नाम, क्षेत्र का नाम जो प्रयत्न कर सकता है वो संविधान में एकात्म लक्षण के रूप में हम इसे क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। एक नागरिकता का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी और आपातकाल को पूर्ण एकात्म स्वरूप दिया जाएगा, या राज्यों का राष्ट्रपति शासन इसके अंतर्गत लगाया जाएगा। संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, देखिए। और एकीकरण का जो न्याय के अंतर्गत इसका जो संरक्षण किया गया है, और इसके अंतर्गत हम देखने को भी ये मिलेगा कि आर्थिक दृष्टि से जो राज्यों की दुर्बल स्थिति है वो केंद्र की समावेशी कार्यप्रणाली की द्योतक होती है,
और महत्वपूर्ण विषयों का एकीकरण रूप इसके अंदर हमें देखने को मिला। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यदि हम बात करें, जो अन्य राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं। अब हम पहले क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य का अपना स्वतंत्र संविधान था। जो संविधान हमारे भारत में था वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत नहीं लागू होता था। जब 370 हटा तब से अब संपूर्ण रूप से भारत का संविधान प्रत्येक प्रांत में लागू होता है। अब जम्मू कश्मीर का भी अपना प्रत्येक से संविधान नहीं है, ठीक है। अब संघ की राज्यों की जो नीति निर्देश देने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 256 के अंतर्गत वर्णित है। और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है। और अधिकार तंत्र का यदि हम बात करें, जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। और उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश की नियुक्ति भी उसमें केंद्र की भूमिका इसमें सर्वव्यापी रहती है। ये चीज़ तो मैंने आपको संविधान संशोधन के बारे में बताए, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम संविधान के विभिन्न प्रावधानों और स्रोतों के बारे में भी बात कर चुके हैं। जिसमें जापान के संविधान, जिसके अंतर्गत हमने विविधता और उसके स्थापित प्रतिक्रियाओं को देखा। जर्मनी का संविधान देखा, जिसके अंतर्गत हमने आपातकाल का वर्णन किया आपके सम्मुख से। रूस का संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य और प्रावधानों के अंतर्गत न्याय व्यवस्था को हमने देखा। और फ्रांस के संविधान के अंतर्गत यदि हम बात करें तो उसमें हमने गणतंत्र की व्यवस्था को देखा और स्वतंत्रता और समानता संप्रभुता की चीज़ें इसके अंतर्गत हमने देखी। और आयरलैंड के संविधान की जो हमने आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया, जो संविधान के जो स्रोत की यदि हम बात करें तो राजनीति तत्वों को लिया गया और राष्ट्रपति के चुनाव को लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन इसके अंतर्गत लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से हमने अपने संविधान में जो कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी उसमें समवर्ती सूची को जोड़ा गया था। व्यापार, वाणिज्य, समग्र की स्वतंत्रता की चीज़ें इसके अंतर्गत हमने देखी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में हमने इसके अंतर्गत देखा। और कनाडा के जो संविधान की जो विरलता रही जो हमने उससे लिया, उसमें शक्ति केंद्र के साथ भी क्या होगा, व्यवस्थित होगा। और शक्तियों का जो विवरण होगा अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित ही होगा। और राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार द्वारा होगी। उच्चतम न्यायालयों की जो परामर्शदा और निर्णायक होगी वो क्या होगी, केंद्र के अधीन होगी। और संशोधनात्मक की जो विशेषताएं हैं वो भी केंद्र के अधीन ही रहेंगी। और दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान की जो खूबसूरती रही, वो संविधान के संशोधन की प्रतिक्रिया को जो संशोधन आज हम करते हैं वो किससे लिया गया। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो प्रतिक्रिया का जो प्रावधान हमने किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो भी हमने इसी देश से सीखा कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत। अब ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा जो अपनी बखूबी चीज़ों के लिए हमने संविधान में उनके देश से ऐसी चीज़ें ली जो आज हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उनको अपने संविधान के अंतर्गत लागू करते हैं दैनिक जीवन में। यदि हम बात करें जो विविध शासन प्रणाली चीज़ें उसके देखी, संसदीय शासन प्रणाली उसके अंतर्गत से हमने ली। एक नागरिकता का प्रावधान भी हमने वहीं से लिया। द्विशासन संसाधनों का भी व्यवस्था हमने वहीं से लिया। जो विधि निर्माण की जो प्रतिक्रिया थी हमने भी वो कहीं से लिया, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया। यदि हम बात करें स्वार्थी जो मताधिकार जो प्राप्त करेगा वो चुनाव जीतेगा, ये कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया। और जो विधायिका के रूप में जो अध्यक्ष का पद की जो भूमिका रहेगी वो भी हमने उसी के अंतर्गत लिया। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है उसमें संसाधनात्मक जो विशेषताएं होती हैं वो भी हमने किससे लिया, ब्रिटेन से। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें ली, इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करें संविधान के जो विशेषताओं के अंतर्गत जो हमने क्या क्या चीज़ें किस किस राष्ट्रों से लिया, तो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अब जो अमेरिका से हमने जो प्रस्तावना जो शब्द है, हम भारत के लोग अखंडता प्रभुता की जो बात करते हैं वो हमने जो लिया था, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं या कुंजी भी कहते हैं, वो प्रस्तावना अमेरिका से लिया। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिए। न्याय स्वतंत्र न्याय प्रणाली की यदि हम बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, वो हमने अमेरिका से लिया। न्यायपालिका का पुनर्विलोचन की यदि हम बात करें वो भी हमने वहीं से लिया। और जो सर्वोच्च न्यायालय में जो उच्चतम न्याय के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाए जाने की प्रतिक्रिया भी हमने किससे देखा, संविधान से लिया। और वो जो शासन व्यवस्था जिसकी हस्तांतरण वो संसद के अंतर्गत स्थापित है। वो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने वहीं से लिया। और लोकतंत्र की जो जनहित याचिकाएँ होती हैं जिसे PLI कहते हैं वो भी हमने कहाँ से देखी, ये भी हमने
अमेरिकी की संविधान से लिया, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिया, संविधान से लिया। इसलिए इसकी खूबी अपने आप में क्या होता है, प्रबल होती है। इसलिए हमारा जो संविधान है, जो हम बात करें जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। और यदि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखें और हम आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।